नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं सीयूईटी यूजी इकोनॉमिक्स के लिए। और जैसा कि मैं आपको बोलता रहता हूँ, पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। लास्ट तक देखिए वीडियो को और समझिए इस इकोनॉमिक्स टॉपिक को बिल्कुल गहराई से। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कहता है हु इज कंसिडर द प्रोपाउंडर ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। किसने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए कहता है जे आर हिक्स ने किया। ऑप्शन नंबर बी कहता है अल्फ्रेड मार्शल ने किया। ऑप्शन सी जो है वो कहता है एडम स्मिथ ने किया। और डी कहता है लायनल रॉबिन्स ने किया। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि अल्फ्रेड मार्शल जो है उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो दिया है। इनकी बुक आई थी 1890 में। इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल ने बुक लिखी थी 1890 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में इन्होंने जो है कार्डिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो प्रपाउंड किया, वो प्रतिपादित किया। और उन्होंने ये कहा कि जो भी कोई वस्तु का हम इस्तेमाल करते हैं, उस वस्तु से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है उसको हम नंबरों में माप सकते हैं। ठीक है ना, कार्डिनल का मतलब होता है कि हम उसकी गणना कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम जो है एक कोई चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि मिली उस संतुष्टि को हम मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं? कार्डिनल में मेजर कर सकते हैं, नंबरों में मेजर कर सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आंसर को और इसके एक्सप्लेनेशन को क्या कहता है। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर राइट हो गया है। एक्सप्लेनेशन कहती है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस व्हिच अज्यूम यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स 1 2 3 इज एसोसिएटेड विद अल्फ्रेड मार्शल। और आपको यहाँ ये भी ध्यान करना है दोस्तों कि जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है वो साइकोलॉजिकल है। ठीक है ना, ये आपके साइकोलॉजी को बता रही है, साइकोलॉजी को, यानी कि आपको जो संतुष्टि मिली, ठीक है ना, उसको आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना, जो संतुष्टि है वो हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। इसलिए इस कंसेप्ट को, कार्डिनल कंसेप्ट को साइकोलॉजिकल कंसेप्ट जो है वो माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? कहता है व्हेन टोटल यूटिलिटी TU रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स। जब कुल उपयोगिता TU अपने अधिकतम बिंदु पर होती है तो सीमांत उपयोगिता MU क्या होती है? ठीक है, ऑप्शन ए कहता है पॉजिटिव होती है। ऑप्शन बी कहता है नेगेटिव होती है। ऑप्शन सी कहता है जीरो होती है। ऑप्शन डी कहता है कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है टीयू और एमयू के रिलेशन का जो डायग्राम है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। आपको पता है दोस्तों कि टीयू जो है हमारी, एमयू जो है वो हमारी शुरुआत में बढ़ती है और फिर जो है बढ़कर के कम होना शुरू होती है, जीरो होकर के नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो जब एमयू हमारी जो है वो इस फेज में होती है, जब बढ़ रही होती है, ठीक है ना, तो टीयू हमारी जो है वो बढ़ती दर से बढ़ रही होती है। ठीक है, और जब एमयू हमारी मैक्सिमम होती है तो टीयू जो है वो आपकी, टीयू जो है वो आपकी, यहाँ ध्यान करना दोस्तों कि जहाँ एमयू हमारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वहां पर टीयू का जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है ना, वहां से टीयू जो है वो अपना बढ़ती हुई दर से बढ़ने की बजाय घटती हुई दर से बढ़ना शुरू कर देती है। यानी कि जब एमयू बढ़ रहा था तब टीयू बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ती दर से बढ़ रही थी। जैसे ही एमयू अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया और उसके बाद गिरना शुरू हुआ, लेकिन एमयू पॉजिटिव है। ठीक है ना, यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एमयू जो है वो गिरना शुरू हुआ है लेकिन एमयू पॉजिटिव है। एमयू गिर रहा है, टीयू बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। ठीक है ना, लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। और फिर जो है आप देखते हैं कि जब आपका एमयू जो है वो जीरो होता है तो टीयू आपका जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, टीयू आपका मैक्सिमम होता है। और जैसे ही एमयू आपकी नेगेटिव होती है, जैसे ही एमयू आपकी नेगेटिव होती है तो टीयू जो है आपका वो गिरना शुरू कर देता है।
यहाँ हमारे से इक्वेशन जो है वो बन सकता है एक ये कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर टीयू के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर एमयू क्या होती है। तो आप कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर एमयू जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। घटती दर से जब बढ़ रही है सेकंड स्टेज में, जब टीयू है, यहाँ आप देख रहे हैं ये सेकंड स्टेज है, ठीक है ना। जब सेकंड स्टेज में टीयू है तो एमयू क्या होती है, तो एमयू जो है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन गिर रही होती है, ठीक है। और फिर आपको ये पूछा जाए, जैसा कि क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो एमयू क्या होती है, तो आप कहेंगे तब एमयू जो है वो 0 होती है, ठीक है ना। आप यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में कि एमयू जो है हमारी वो जब टीयू मैक्सिमम पॉइंट पर है तो एमयू हमारी यहाँ पर 0 है, ठीक है ना। एमयू क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है 0, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज गोसेंस फर्स्ट लॉ। इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, ठीक है ना। तो गोसेन ने ये नियम जो है प्रतिपादित किया फर्स्ट टाइम, तो इसलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। लेकिन ये कौन सा नियम है, ये कहता है कि ऑप्शन नंबर ए लॉ ऑफ डिमांड, ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ सप्लाई, और ऑप्शन डी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ आपको देखना है दोस्तों कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमारा डॉक्टर मार्शल ने प्रतिपादित किया है। डॉक्टर मार्शल ने 1890 में इनकी बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको प्रतिपादित किया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये गोसेन ने फर्स्ट टाइम जो है ये प्रतिपादित किया, गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ सप्लाई ये भी डॉक्टर मार्शल ने दिया है, डॉक्टर मार्शल ने लॉ ऑफ सप्लाई जो है ये कंसेप्ट डॉक्टर मार्शल ने दिया। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये गोसेन का सेकंड नियम है, गोसेंस सेकंड लॉ, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि हमसे पूछा गया है गोसेन का फर्स्ट लॉ, और गोसेन का फर्स्ट लॉ हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमें क्या बताता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है हमारे लिए कम होती चली जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि आप जो हैं कोई चीज खा रहे हैं, जब आप उसकी फर्स्ट बाइट खाते हैं तो आपको ज्यादा संतुष्टि मिलती है, लेकिन जैसे ही आप उसकी थोड़ा सा खाने के बाद आप थोड़ा सा और खाएंगे तो उससे आपको उतना टेस्ट, उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन जब आपका पेट भर चुका होगा तब आप उसको खाएंगे तो आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु का इस्तेमाल ज्यादा करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। इसी को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, और यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और यही है डिमांड कर्व के पीछे डाउनवर्ड स्लोप होने का कारण। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर नंबर बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज गोसेन फर्स्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है व्हाट हैपेंस टू एमयू व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट। देखिए मैंने पीछे ही आपको ये कंसेप्ट समझाया था, वहां आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी कहता है इट रिमेन कांस्टेंट, और ऑप्शन सी कहता है इट डिक्रीजेज, ठीक है। ऑप्शन डी कहता है इट बिकेम्स नेगेटिव, ठीक है। तो फिर से इसके लिए डायग्राम जो है हम बना लेते हैं, और हमको पता है कि ऊपर जो डायग्राम है उसमें हमको लेना है टी यू, और जो उसके नीचे हम डायग्राम बनाते हैं उसमें हमको लेना होता है एम यू। तो एम यू शुरुआत में हमारा बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम होकर के गिरना शुरू हो जाता है, और जीरो होकर के नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जब एम यू हमारा बढ़ रहा है तो टी यू भी हमारा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो जब तक आपका एमयू मैक्सिमम है आप ये कहेंगे कि यहाँ से आप ऐसे एक बना लेंगे, और आप कहेंगे कि भाई ये हमारा टीयू यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है ना।
फिर हमने कहा कि भाई इस सेकंड स्टेज में mu जब 0 हो जाता है तो tu हमारा मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना? तो हमने कहा कि ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमारा tu जो है वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है? जब mu हमारा नेगेटिव होता है तो tu हमारा जो है वो घटना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा tu और ये हमारा mu। अब किसकी बात की गई, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कहते हैं जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रहा है, तो मैंने कहा कि जब mu पॉजिटिव है और बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि tu जो है वो बढ़ता है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से। इसको बोलते हैं स्टेज 1, ठीक है ना? दूसरी स्टेज में आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि टीयू हमारा जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है ना? ये है हमारी स्टेज 2। और इस डिक्रीजिंग रेट के पीछे है कि एमयू जो है वो डाउनवर्ड हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ आप देख सकते हैं कि एमयू जो है आपका यहाँ से जो है वो डाउनवर्ड हो गया है। तो यहाँ आपने देखा कि एमयू डाउनवर्ड है, तो आप कहेंगे कि एमयू जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है कि इट्स डिक्रीजेज, ठीक है ना? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी एक्स ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, ठीक है ना? कहते हैं कि एक एकल वस्तु x की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कब होता है, ठीक है ना? तो आपको पता है दोस्तों, चलिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है mu(x) इज इक्वल टू px, mu(x) जो है सॉरी mu ग्रेटर देन px, mu(x) इज लेस देन px और mu(x) इज इक्वल टू px और mu(x) इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो आपको पता है दोस्तों कि एक अकेली वस्तु के संबंध में उपभोक्ता जो है वो तब संतुलन में होता है जब मनी से मिलने वाली यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो इक्वल हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड के, ठीक है ना? यानी कि हम ये कहेंगे कि संतुलन की शर्त जो है वो हमारी ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। यानी कि हम ये कहेंगे कि एम यू एक्स जो है वो इक्वल हो जाए एम यू एम के। और एम यू एम का मतलब है कि वो हमारे है प्राइस, ठीक है ना? तो हम ये कहेंगे कि एम यू एक्स जो है वो इक्वल हो जाए पी एक्स के। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारा जो है एक वस्तु के संबंध में कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। इसका डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम ये अजम्पशन लेकर के चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए हम इसको OX के पैरेलल जो है वो बना देंगे, ठीक है? तो यहाँ से आपका जो है प्राइस, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो आपका डिमिनिशिंग दिखा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो नियम है वो यहाँ पर काम करता है कि जैसे जैसे हम वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो कम होती चली जाती है। तो जहाँ ये MUM और MUX जो है वो इक्वल हो जाते हैं, यही होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना? ये एक वस्तु के संबंध में इक्विलिब्रियम है किसी कंज्यूमर का, ठीक है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है, MUX इज इक्वल टू PX। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एन इंडिफरेंस कर्व इज जनरली, ठीक है ना? आईसी कर्व जो है वो जनरली होता है कैसा, ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया कि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो हिग्स और एलन ने किया है, ठीक है ना? हिग्स और एलन ने, ठीक है? तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इंडिफरेंस कर्व के जो प्रतिपादित करने वाले हैं वो हिग्स एंड एलन है, ठीक है? ये आपका ऑर्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल, यानी कि इसके अंदर हम ये कहेंगे कि हम इसके अंदर यूटिलिटी को काउंट नहीं करते हैं कार्डिनल के जैसे 1 2 3 4 5 में। हम यहाँ यूटिलिटी को ऑर्डर करते हैं, प्रेफरेंसेस देते हैं। और जब हम प्रेफरेंसेस देते हैं तो ये जो आपका आईसी कर्व के ऊपर जो ऑर्डिनल थ्योरी है वो आपकी वीक एक्सियम पर डिपेंड करती है, ठीक है ना? कई बार ये क्वेश्चन जो है वो भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से ऑक्सियम पे है, तो आप कहेंगे कि वीक ऑक्सियम की बात करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कहता है कनकेव टू द ओरिजिन होता है, बी कहता है कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, सी कहता है स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा होता है और डी कहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है।
तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो हमारा आईसी कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है ना? आप देखते हैं कि ऐसे हम बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि हमारा इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है? अब ये कन्वेक्स टू ओरिजिन का मीनिंग क्या है? तो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, लाइन्स को ड्रॉ करेंगे कि भई पहले हम जो है, ठीक है ना? इतना y गुड ले रहे थे और इतना हम जो है वो x गुड ले रहे थे, ठीक है ना? ये y गुड ले रहे थे और ये हम x गुड ले रहे थे, ठीक है? तो फिर हमने क्या किया कि x गुड और लेनी, है ना? जब x गुड को और लिया तो y को छोड़ना पड़ा। तो हमने देखा कि y हमने ज़्यादा छोड़ा, x हमें कम मिला। फिर हमने उतना ही y छोड़ा, जितना हमने पहले छोड़ा था, तो फिर हमने देखा कि भई अब की बार जब हमने y को छोड़ा, छोड़ा उतना ही लेकिन x क्या मिला? ज़्यादा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि छोड़ना हमारा कम हो गया, ठीक है ना? तो छोड़ना हमारा कम हो गया, तो इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि y की जगह पर x का सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो आपका आईसी वक्र होता है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। चलिए इसकी आंसर देख लेते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है ना? कन्वेक्स टू ओरिजिन आप यहाँ देख सकते हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, एक्सप्लेनेशन कहता है इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन रिप्रेजेंट? बजट लाइन का जो ढलान है, स्लोप है, वो क्या दर्शाता है? तो दोस्तों आपको पता है बजट लाइन जो हम बनाते हैं, तो हम बजट लाइन के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो हम अपने बिल्कुल राइट हैंड साइड की तरफ जो है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड जो है वो इंडिपेंडेंट को रखते हैं और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है उस तरफ डिपेंडेंट को रखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई 2 गुड्स है एक्स एंड वाई, तो उसके लिए जब हम इसकी इक्वेशन बनाएँगे तो हम ये मानेंगे क्या कि भई y इज़ इक्वल टू, ठीक है ना? क्योंकि y आपका क्या है? डिपेंडेंट, ठीक है ना? y इज़ इक्वल टू, ठीक है, अल्फा बाय m माइनस, ठीक है ना? या आप इसको मैं इसको दोबारा से ठीक कर देता हूँ, 1 सेकंड। कैसे बनती है वही देख लेते हैं, ठीक है ना? सपोज़ कीजिए कि आप कोई 2 गुड्स जो है वो खरीदना चाहते हैं, गुड ए और गुड बी, एक्स और वाई, ठीक है ना? तो एक्स गुड को खरीदना चाहते हैं तो आपके पास में कोई बजट होगा, लिमिटेड बजट होगा, है ना? कितना भी बजट होगा तो उस बजट को हम मान लेते हैं कि वो है हमारे पास एम, ठीक है ना? एम बजट है, ठीक है ना? एम बजट है, उससे हमें क्या खरीदना है? एक्स गुड को खरीदना है और वाई गुड को खरीदना है, ठीक है ना? 2 गुड्स खरीदनी है। तो एक्स गुड को खरीदेंगे तो एक्स गुड की कोई ना कोई कीमत होगी, जिसको हम बोल रहे हैं पीएक्स, ठीक है ना? ऐसे ही वाई गुड की कोई कीमत होगी जिसको हम बोल रहे हैं पीवाई, ठीक है? अब ध्यान से समझना, एक्स गुड को परचेज कर रहे हैं कोई एक्स की कीमत पर, तो जितनी एक्स क्वांटिटी हम लेंगे उसकी कीमत पे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स के ऊपर टोटल खर्च आ जाएगा। यानी कि मैं कहूँ कि पी एक्स इंटू एक्स का मतलब है एक्स पर टोटल खर्च, ठीक है ना? ऐसे ही मैं कहूँ कि वाई क्वांटिटी पर, वाई की प्राइस के ऊपर जितनी क्वांटिटी हम लेंगे वो टोटल खर्च आ जाएगा वाई के ऊपर। यानी कि मैं ये कह दूँ कि पी वाई, वाई का जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल खर्च आ जाएगा वाई गुड पर, ठीक है? तो आपको ये दोनों पता चल गया कि एक्स के ऊपर टोटल खर्च पी एक्स इंटू एक्स और वाई पर टोटल खर्च वाई इंटू पी वाई या पी वाई इंटू वाई, ठीक है ना? जब इन दोनों खर्चों को मैं जोड़ लूंगा तो मेरा टोटल खर्च आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये मेरा टोटल खर्च है किसके इक्वल? मेरी टोटल इनकम के इक्वल है, ठीक है ना? तो मेरा टोटल खर्च मेरी टोटल इनकम के इक्वल है। तो यहाँ से आपको मैंने बोला कि मेरा जो इनकम है एम वो मेरे टोटल खर्च के बराबर हो जाएगा, यस, ठीक है? अब हमें क्या करना है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कर लेना है। डिपेंडेंट हमारा क्या होगा? वाई, क्योंकि पहले हम एक्स गुड को परचेज कर चुके होंगे तो जो बचेगा उसको मैं वाई पे लगाऊंगा, है ना? तो एक्स हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट, क्योंकि जब तक मैं खर्च कर रहा हूं मेरे पास पूरा पैसा है। यानी कि मैं जब एक्स पे खर्च कर रहा हूं तो मेरे पास पूरा पैसा है, लेकिन जब मैं एक्स को परचेज कर चुका हूँगा तो मेरे पास लिमिटेड पैसा बचेगा। यानी कि पहले से जो लिमिटेड है उसमें से और लिमिटेड बचेगा, क्योंकि मैंने एक्स पे खर्च कर चुका हूं मैं, ठीक है ना? तो ये डिपेंड कर जाएगा कि मैं वाई पे कितना खर्च करूंगा, है ना? ठीक है?
तो y हमारा क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट को हम जो है इधर ले आते हैं, पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम, ठीक है ना, ठीक है ना, m इधर आ गया और माइनस पी एक्स इंटू एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब पी वाई जो है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये इधर ले आते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एम बाय पी वाई माइनस पी एक्स बाय पी वाई इंटू एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये आपकी बजट लाइन इक्वेशन जो है वो बन करके तैयार हुई, जिसमें जो y है वो आपका डिपेंडेंट है, m बाय पी वाई जो है आपका वो शिफ्टिंग पैरामीटर है, और माइनस पी एक्स और पी वाई जो है वो आपका स्लोप है, ठीक है ना। यहाँ आप ये स्लोप देख सकते हैं, ये आपका स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप जब आप देखते हैं तो यहाँ पर पी एक्स बाई पी वाई जिसको हम बोलते हैं प्राइस रेशियो, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं प्राइस रेशियो, यानी कि हम ये कहेंगे कि बजट लाइन का जो स्लोप है वो हमें प्राइस रेशियो को बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर प्राइस रेशियो, ये हमारा ठीक हो जाता है, ठीक है ना, कि बजट रेखा का ढलान जो है वो हमें प्राइस रेशो के बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना। यहाँ आपको ये ध्यान करना है कि प्रॉपर्टी का मतलब जो है वो अजम्पशन से है, ठीक है ना, कि प्रॉपर्टी अजम्पशंस एक ही बात है। उदासीनता वक्र हिक्सन एलन आप याद करेंगे, उदासीनता वक्र आईसी कर्व का जो कन्वेक्स टू ओरिजिन वो आप याद करेंगे। कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कहते हैं दे स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड होते हैं। टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो आईसी वक्र जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, और दे आर कनकेव टू द ओरिजिन। तो आपको पता है, ठीक है ना, कि आईसी वक्र के लिए जब हम आईसी मैप बनाते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमारा जो पहला ये कंडीशन रहता है कि कंज्यूमर हमारा रैशनल है, सिंगल कंज्यूमर है। जब सिंगल कंज्यूमर है तो उसकी प्रेफरेंसेस और टेस्ट जो है वो बदलते नहीं है, ठीक है। तो जब एक आईसी पर उसको ये टेस्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो इससे ऊपर वाले पर उसको ज्यादा टेस्ट आएगा, उससे ऊपर वाले पर उसको ज्यादा टेस्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और दूसरी बात ये हुई कि भाई वो दो अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर नॉन स्टेटिक जो है वो एक अजम्पशन ली जाती है कि जितने भी आपका जो रेशनल कंज्यूमर है वो जितना ज्यादा लेगा उसको उतनी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, यानी कि जितना ज्यादा आप लोगे उतनी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हाइयर आईसी पर ज्यादा ले रहे हैं उतनी उतनी आपको संतुष्टि मिल रही है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है क्योंकि एक ही कंज्यूमर है, इसलिए क्योंकि उसकी प्रेफरेंस चेंज नहीं हो रही, इसलिए वो जो आईसी वक्र है वो एक दूसरे को टच नहीं करते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। यानी कि टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट, ये तो सही है, ठीक है ना। आईसी हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन, ये भी सही है। और आप यहाँ देख ही रहे हैं कि ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोप है, ये भी सही है। आप यहाँ भी ये भी देख रहे हैं कि ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन नंबर डी में क्या गया है, कनकेव टू द ओरिजिन, तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नोट ही आपसे पूछा गया है। यहाँ आपसे जो है ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका दे आर कनकेव टू द ओरिजिन के राइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन, उदासीनता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब, ठीक है ना। तो जब हम कंज्यूमर संतुलन की बात करते हैं तो हम सभी तरीके से ही देखते हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है वही होगा जहां वो जितना दे रहा है उसके बदले में उसको उतना मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक कंज्यूमर का जो हक है वो उसको मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि हम जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं, तब हम जो है यहाँ पर ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, जिसमें हम यहाँ बनाते हैं बजट लाइन, ठीक है ना। और ये बजट लाइन जब बनाते हैं तो बजट लाइन बनाने के बाद में हम यहाँ ड्रॉ करते हैं हमारा आईसी कर्व, और इस आईसी कर्व को जो है हम टच करवाते हैं, ये काट नहीं रहा है, ये टच कर रहा है, ठीक है ना। तो आईसी वक्र जो है यहाँ पर टच कर देता है बजट लाइन को, और आईसी वक्र जो है बजट लाइन को यहाँ पर टच कर रहा है, तो हम कहते हैं कि यहाँ जो है
आईसी का स्लोप यानी कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर है किसके, बजट लाइन के स्लोप के, बजट लाइन के स्लोप के बराबर है। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां आईसी का स्लोप जो है वो बराबर हो जाता है बजट लाइन के स्लोप से। तो आईसी का जो स्लोप है वो आपको मैंने कई बार बताया हुआ है दोस्तों, इसको हम बोल देते हैं एम यू एक्स बाय एम यू वाई। ठीक है, तो जो बजट लाइन का स्लोप है वो हम पीछे पढ़ के आए बजट लाइन, ठीक है ना। तो हमने कहा कि वो हमारा है माइनस पी एक्स बाई पी वाई यानी कि प्राइस रेशो। ठीक है, तो एम यू एक्स एम यू वाई को मैंने आपको बताया था वो होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसको मैं जो है एम आर एस एक्स वाई जो है वो लिख सकता हूँ। तो मैं ये कहूँ कि इधर जो है मैं इसको प्राइस रेशो लिख दूँ या मैं लिख दूँ पी एक्स बाई पी वाई, यानी कि एम आर एस जो है वो इक्वल हो जाए पी एक्स बाई पी वाई के यानी कि प्राइस रेशो के। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशन जो है आप ये ध्यान करेंगे, इनमें आपका कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है एम आर एस एक्स वाई ग्रेटर देन पी एक्स पी वाई, आप कहेंगे कि नहीं इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कहता है एम आर एस एक्स वाई लेस देन पी एक्स पी वाई, आप कहेंगे नहीं इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई, तो आप कहेंगे कि यस। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्राइस रेशो पी एक्स पी वाई। ठीक है, यहाँ आप इसकी आंसर जो है वो देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? कहता है व्हाट डज ए हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, एक उच्च उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है। ठीक है ना, ऑप्शन देख लेते हैं। लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर कॉस्ट। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले डायग्राम बना लेना है। ठीक है ना, तो सपोज करते हैं कि हम इस आईसी कर्व पे हैं, आईसी 1 पे। अब इन्होंने क्या क्या कंडीशन रखी, इन्होंने कंडीशन रखी व्हाट डज ए हायर इंडिफरेंस, यानी कि हाई इंडिफरेंस कर्व बनाना है। तो हमने एक इंडिफरेंस कर्व और बना लिया, ये कहा कि ये लो आईसी 2, यानी कि इस आईसी 1 की बजाय हम हायर पे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हायर जो आपका इंडिफरेंस कर्व गिव्स हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना। ठीक है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में आपको साफ दिख रहा होगा कि मोर ऑफ वन और बोथ गुड मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इसका मतलब होता है कि मोर इज बेटर, यानी कि एक व्यक्ति की जो प्रेफरेंस होती है वो मोनोटोनिक होती है, यानी कि उसको जितना ज्यादा मिलेगा वो उतना ही ज्यादा संतुष्ट होता है, उसको उतनी ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। ठीक है ना, तो ज्यादा यानी कि चाहे तो वो एक चीज ज्यादा मिले चाहे वो दोनों चीजें ज्यादा मिले, यानी कि उसको ज्यादा मिल रहा है, तो जब उसको ज्यादा मिलेगा तो वो ज्यादा खुश होगा, ज्यादा हैप्पी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, मांग का नियम बताता है कि इन दोनों के बीच विपरीत संबंध होता है। किन किन के बीच में विपरीत संबंध होता है, लॉ ऑफ डिमांड जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि सीट्रस पेरिबस एक नाम आता है, सीट्रस पेरिबस, जिसमें आप कहते हैं कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, ठीक है ना, अन्य बातें समान रहने पर क्या सिर्फ और सिर्फ कीमत के बदलने से क्वांटिटी में जो है जो परिवर्तन आता है ना। कीमत अगर बढ़ रही है तो मांग कम हो जाएगी, कीमत अगर घट रही है तो मांग बढ़ जाएगी, यानी कि कीमत और मांग में उल्टा संबंध है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है इनकम और डिमांड, तो आप कहेंगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, तो इनकम और डिमांड में जो रिलेशन है वो तो पॉजिटिव है। ठीक है ना, आप कहेंगे कि प्राइस एंड डिमांड, तो आप कहेंगे प्राइस प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा होगी, यानी कि इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। ऑप्शन नंबर सी कहता है प्राइस एंड सप्लाई, जब कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो यानी कि आप कहेंगे यहाँ भी पॉजिटिव संबंध है, डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ जो है इनमें कोई संबंध जो है आप नहीं देखते, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम को शो करता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है जो डॉक्टर मार्शल ने दिया था 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उन्होंने ये कहा था कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो हम ऐसा जो है डिमांड कर्व देखने को हमें मिलता है। चलिए इसका आंसर जो है हम देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन को एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। क्या कहते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other thing being equal quantity demanded decreases when price rises and vice versa। ठीक है ना, ये कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर मांगी गई मात्रा कम हो जाती है जब प्राइस बढ़ते हैं और इसके विपरीत। ठीक है ना, चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गिवन गुड, निम्नलिखित में से कौन सी गिवन वस्तु है। ठीक है ना। तो आपको मैंने कई बार बताया हुआ दोस्तों कि जब हम पढ़ते हैं गिवन गुड का मतलब है कि वो वस्तुएं जो लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है, अपवाद है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो आप ये देखते हैं कि इंफीरियर गुड जो है वो ऐसी गुड होती हैं, ठीक है ना, जिनके प्राइस बढ़ने से हम उनकी जो डिमांड है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है ना। और इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है। तो यानी कि इनका इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव होता है और प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इंफीरियर गुड। ठीक है। और गिवन गुड जो है वो इंफीरियर गुड का ही एक जो है वो टाइप है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाता है, इंफीरियर गुड विद ए नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो आपका गिवन गुड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन और आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड द डिमांड कर्व शो। तो आपको पता ही है कि जो नॉर्मल गुड के संबंध में हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो आपका होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है ना। क्योंकि ये जो डीडी हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड जो हम पढ़ते हैं वो नॉर्मल गुड्स के संबंध में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए नेगेटिव स्लोप, ऋणात्मक ढलान। ठीक है। यहाँ आप इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर टी इंक्रीजेस, हाउ आर दीज गुड रिलेटेड। ध्यान से सुनना। क्या कहता है, यदि कॉफी की कीमत बढ़ती है तो चाय की मांग भी बढ़ जाती है। ये वस्तुएं आपस में कैसे संबंधित है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, पूरक वस्तुएं हैं, सब्स्टिट्यूटेड गुड हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इंफीरियर गुड हैं, घटिया वस्तुएं हैं, गिफन गुड हैं या गिफन वस्तुएं हैं। ठीक है ना। तो किस प्रकार से संबंधित है, कहता क्या है कि यदि कॉफी की कीमत बढ़ती है तो चाय की मांग बढ़ जाती है। देखिए, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है और दूसरे की मांग बढ़ जाती है, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु जो है वो दूसरे से सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरे को काम में लाया जा सके। यानी कि एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु को काम में ला सकें। जैसे आप देखते हैं आजकल कैमरे की बजाय जो है मोबाइल फोन जो है आप काम में लेने लग गए। यानी कि कैमरे का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, आपका मोबाइल हो गया। ठीक है। आप जब कंप्यूटर की जगह पर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करना शुरू कर गए, है ना, कंप्यूटर का आपका जो है सब्स्टिट्यूट लैपटॉप हो गया। ठीक है। एक गाड़ी की जगह दूसरे ब्रांड की गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। या गाड़ी की बजाय आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय आप गाड़ी का बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है। तो जब कॉफी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड जो है वो टी की बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका आंसर जो है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, को कार एंड पेट्रोल आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है ना, कार और पेट्रोल जो है वो किसके उदाहरण है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हैं, अनरिलेटेड गुड्स हैं, गिफन गुड्स हैं, कौन सी है। ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक गुड्स के बदले में दूसरे काम में लाई जा सके। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो दो वस्तुएं मिलकर के कोई एक काम को पूरा करे। यानी कि आपको काम एक पूरा करना है और उसके लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि वो दोनों चीजें आपके पास में जब होगी तभी आपका वो काम पूर्ण होगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को लैपटॉप और पेन टैब और कैमरा इन सब की जरूरत पड़ेगी ना। यानी कि ये सारी चीजें जब मेरे पास में होंगी तभी मैं आपको जो है ऑनलाइन टीच कर पाऊंगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप जब सुई और धागे को देखते हैं, आपको सिलाई करना है, आपके पास धागा है सुई नहीं है तो आप सिलाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास सुई है धागा नहीं है तब भी आप सिलाई नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब आपके पास सुई धागा दोनों होंगे। यानी कि वो दोनों मिलकर के सिलने का काम जो है उसको पूरा करते हैं। इसीलिए जैसे कार एंड पेट्रोल है, तो कार होगी पेट्रोल नहीं होगा तो नहीं चलेगी, पेट्रोल होगा कार नहीं होगी तो भी नहीं चलोगे, है ना। कार और पेट्रोल दोनों हो गए तो आप किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये दो वस्तुएं हैं जो एक काम को पूरा करेंगे, आपकी डेस्टिनेशन आपकी यात्रा को पूरा करेगी। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ए शिफ्ट इन द डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू। ठीक है ना,
डिमांड वक्र में जो खिसकाव है वो किस कारण होता है? चलिए, आपको पता है कि मांग जो है उसमें 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो मांग वक्र के ऊपर संतुलन, ठीक है ना? मांग वक्र के ऊपर संतुलन का मतलब होता है दोस्तों कि आप जो है वो एक पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, ठीक है ना? जैसे आप सपोज़ करते हैं ये हमारा डीडी है, ठीक है? और यहाँ आप ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट या बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर जा रहे हैं। इसको बोलते हैं मांग वक्र पर संतुलन, ठीक है? लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि मांग वक्र का खिसकाव। खिसकाव का मतलब है कि ए डीडी है और इस डीडी से या तो इधर आप शिफ्ट कर सकते हैं डी1 की तरफ, ठीक है? या आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं डी2 की तरफ, ठीक है ना? यानी कि या तो इधर शिफ्ट करोगे या इधर शिफ्ट करोगे। इसको बोलते हैं मांग वक्र में खिसकाव। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चेंज इन ऑन प्राइस, खुद की कीमत में परिवर्तन से आप इसको बोल सकते हैं खिसकाव होगा। चेंज इन फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस, अपनी कीमत के अलावा अन्य कारकों की परिवर्तन से होगा। नो चेंज इन एनी फैक्टर, कोई भी फैक्टर में चेंज करने से नहीं होगा। ओनली चेंज इन सप्लाई में होगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब हम खुद की कीमत की बात करते हैं तो आप यहाँ देखिए, ये कोई प्राइस था, आप यहाँ इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, जब प्राइस कम हुआ तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। यानी कि वस्तु की खुद की कीमत में ये कमी हुई तो यहाँ ये बढ़ोतरी हुई। या मैं इसको ये कहूँ कि ये प्राइस बढ़ गया तो यहाँ ये कम हो गया। यानी कि खुद की कीमत में, और इसको मैंने बोला मांग वक्र में संतुलन। तो जब खुद की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग वक्र में संतुलन पाया जाता है। लेकिन जब खुद की कीमत को छोड़ करके और कोई भी चीज में कंज्यूमर की इनकम, अदर थिंग्स की जो प्राइस है, रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस है उनमें चेंज हो जाए, फैशन में चेंज हो जाए, टेस्ट में चेंज हो जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, इन किन्हीं वजह से और भी कई सारे कारण हैं जिन वजह से जो है इसमें चेंज हो जाता है, तो आप कहते हैं कि मांग वक्र जो है आपका वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। चेंज इन द फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस, ठीक है। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कहता है इफ डिमांड डज नॉट चेंज एट ऑल विद ए चेंज इन प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। यदि कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता तो मांग की लोच होती है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग नहीं बदली है। इसका मतलब हुआ कि मांग हमको क्या कर लेनी है, कांस्टेंट, है ना। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, हमारा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा जो है वो डिमांड करो, ठीक है ना, डिमांड करो। क्या कहता है कि क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक होगी, ग्रेटर देन 1 होगा, 0 होगी, इनफिनाइट होगा, ठीक है ना, आपको देखना है। कहता है कि ये कोई प्राइस है सपोज कीजिए और हम जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ये डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस बढ़ा तब भी हमारी डिमांड जो है वो यही रही। जब प्राइस कम हुआ तब भी हमारी डिमांड जो है वो यही रही। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड जो है नहीं बदली है। इसको हम बोलते हैं जीरो इलास्टिसिटी, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक, पूर्णतः बेलोजदार मांग, ठीक है ना। जब कीमत का मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, वो हमारी होती है पूर्णतः बेलोजदार मांग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, वो हमारा यहाँ राइट हो जाता है। जीरो इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। यहाँ आप इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कहता है? कहता है कि व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, ठीक है ना। तो आयताकार अति परवलय जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, मांग वक्र पर मांग की लोच क्या होती है, ठीक है ना। तो आपको पता है दोस्तों कि आपका जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व पर, ठीक है ना, इस डिमांड कर्व पर आपके हर एक पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो क्या होती है, 1 होती है, इक्वल टू 1 होती है, यूनिट होती है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितना मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये सपोज कीजिए कि पहले मैं यहाँ था, ठीक है ना। अब देखिए कि मैंने इतना छोड़ा, इतना लिया, ठीक है, फिर मैंने इतना ही छोड़ा और आप पाएंगे कि मैंने उतना ही लिया। यानी कि छोड़ना जो है, जितना मैं पहले छोड़ रहा था उतना ही मैंने दोबारा छोड़ा, तो जितना मैंने पहले छोड़ा उतना ही मेरे को मिला और उतना ही दूसरी बार मिला। अब उतना ही छोड़ूंगा और उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि छोड़ना और लेना जो है वो दोनों के हर हर टाइम क्या है, इक्वल, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये जो इलास्टिसिटी ऑफ जो
डिमांड है वो क्या रहती है, इक्वल टू 1, इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इक्वल टू यूनिटी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्या कहता है, कहता है डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स लाइक कार्स इज जनरली, ठीक है ना, डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, ठीक है ना। तो आप जब देखते हैं लग्जरी गुड्स की डिमांड की बात हम जब करते हैं, ठीक है, तो इनकी जो मांग होती है वो इलास्टिक होती है। लग्जरी गुड्स की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इलास्टिक जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, जब मांग वक्र एक्स एक्स के समानांतर होता है तो मांग की लोच क्या होती है। तो ऑप्शन ए कहता है 0 होती है, ऑप्शन बी कहता है 1 होती है, ऑप्शन सी कहता है इन्फिनिटी होती है और ऑप्शन डी कहता है नेगेटिव होती है। ठीक है ना, चलिए हम बना लेते हैं डायग्राम। डायग्राम क्या कहता है, ठीक है, देख लेते हैं। कहता है कि ओ एक्स के पैरेलल ये आपका डिमांड कर्व, तो प्राइस तो यही रहेगा, ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सेम ही प्राइस पे है। मैं ये कहूँ कि थोड़े से प्राइस बदलने से डिमांड में एकदम से बहुत ज्यादा चेंज आता है, तो इसको हम बोल देते हैं इन्फिनिटी। ठीक है ना, यहाँ हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, तो जब ओ एक्स के पैरेलल हमारा डिमांड कर्व होता है तो इलास्टिसिटी जो है वो ईडी जो है वो हमारा इन्फिनिटी होता है। चलिए इसका आंसर यहाँ आप देख सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक में, तो आप देखते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कहता है इन विच मार्केट फॉर्म इज ए फॉर्म ए प्राइस टेकर। ठीक है ना, आपको ये ध्यान करना है, क्या कहा गया है कि प्राइस टेकर होती है फॉर्म, ठीक है ना, कौन से मार्केट में जो है वो प्राइस टेकर होती है। तो आप देखते हैं मोनोपोली जो है वो तो प्राइस मेकर होता है, उसमें जो भी फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, प्राइस मेकर। ठीक है ना, मोनोपोली, मोनो का मतलब सिंगल, पोली का मतलब सेलर। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे संख्या में लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स होते हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी जो फर्में होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि प्राइस पर जो है वो पार्शियल कंट्रोल जो है वो देखने को मिलता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप देखते हैं कि पार्शियल कंट्रोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंदर सारी की सारी जो फर्में होती हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, कीमत स्वीकारक होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कहता है एट द ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु पर, ठीक है ना, सम विच्छेद बिंदु पर क्या होता है, टी आर इज ग्रेटर देन टी सी होता है, टी आर इज लेस देन टी सी होता है, टी आर इज इक्वल टू टी सी होता है और टी सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर टी आर इज इक्वल टू टी सी होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी आर इज इक्वल टू टी सी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, अंडर मोनोपोली द डिमांड कर्व इज, एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र कैसा होता है। ठीक है ना, मोनोपोली के अंदर मांग वक्र जो है आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है ना, कि मोनोपोली जब आप करते हैं तो आपने ये डिमांड कर्व जो है वो बनाए हुए हैं कि ये मोनोपोली के अंदर जो है ए आर इज इक्वल टू डी डी, यानी कि ए आर जो है हमारा ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कहते हैं विच कॉस्ट इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट को जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है ना, आपको ये ध्यान करना है कि कौन सी कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो आपको ये ध्यान करना है कि कॉस्ट दो प्रकार की हो सकती हैं, कॉस्ट जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना, और एक जिसको हम बोल देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है जब हम प्रोडक्शन को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब भी हमको वो वहन करनी पड़ती है, उसको सहन करना ही पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना, जब हम प्रोडक्शन को करते हैं तब जो कॉस्ट जनरेट होती है, तब जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन ना करेंगे तो वो कॉस्ट हमें सहन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल जो कॉस्ट है। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वही हमारी प्राइम कॉस्ट होती है, प्रमुख लागत होती है। यहाँ से आपको समझ लेना है कि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि प्राइम कॉस्ट, क्यों, क्योंकि क्योंकि ये प्रोडक्शन के साथ घटती बढ़ती है। ठीक है ना, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये हमारी होती है पूरक लागत, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ठीक है ना, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट आप यहाँ पढ़ ही रहे हैं। ठीक है ना, और मार्जिनल कॉस्ट होता है कि एक अतिरिक्त
इकाई का उत्पादन करने से जो कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं। कहता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है ना, वस्तु विभेद जो है वो किस बाजार की विशेषता है। चलिए यहाँ आप ये ध्यान करेंगे कि यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात की गई है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसी के अंदर ये एक विशेषता है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसको जो है उसको परफेक्ट कंपटीशन से डिफर करती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो कहता है वो कहता है कि वहां पर आपको प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं, ब्रांडिंग के तौर पे, साइज के तौर पे, लुक्स, ठीक है ना, और उसके जो केमिकल रिएक्शंस या बनाने का जो मेथड है उन तरीकों से वो जो है वो अलग देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ ध्यान करना है कि आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र का जनक पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं एडम स्मिथ, जेएम केन्स, अल्फ्रेड मार्शल, रैगनर फ्रिश। ठीक है, तो यहाँ चारों को एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ आपको पता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक तो जो है वो हमें पता ही है कि जॉन मेनार्ड केन्स जो है इनको कहा गया है। इन्होंने 1936 में, ठीक है ना, बुक लिखी थी एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ मनी। ठीक है ना, तो उसमें उससे इन्होंने जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, यानी कि उससे पहले जो इकोनॉमिक्स थी उसमें से इन्होंने जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डिफर तरीके से प्रस्तुत किया और इस वजह से इनको जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो जेएम केन जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडर्न मैक्रो इको के फादर हैं जेएम केन्स। अल्फ्रेड मार्शल जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, ये ध्यान करना। और एडम स्मिथ जो है वो आपको पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, और रैगनर फ्रिश जो है पहले नोबेल प्राइज विजेता हैं इकोनॉमिक्स में। इनको 1969 में नोबेल प्राइज मिला और इन्होंने ही 1933 में इकोनॉमिक्स को माइक्रो एंड मैक्रो में बांटा था। ठीक है ना, माइक्रो एंड मैक्रो में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेएम केन्स। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप देख सकते हैं जेएम केन्स। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, जॉन मैनार्ड केन्स इज वाइडली कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स टू हिज जनरल थ्योरी। ठीक है ना, उनकी बुक का नाम था ये जनरल थ्योरी, 1936 में आई थी। ठीक है ना, 1936। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फ्लो वेरिएबल इंक्लूड, ठीक है ना, फ्लो वेरिएबल जो है उसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फ्लो वेरिएबल जो है इसका मतलब होता है कि कोई टाइम पीरियड में चीजें जब चलती हैं, ठीक है ना, टाइम पीरियड में जब कोई चीजें चलती हैं तो आप देखते हैं कि उसको बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या हो गया। ठीक है ना, यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्लो वेरिएबल में आप जब देखते हैं तो वेल्थ वेल्थ को आप देखते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेजर करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आज मेरे पास इतना धन है तो आज इस पॉइंट पे आपने अपनी वेल्थ को देखा है ना। आज मेरे पास इतना स्टॉक है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तो इन्वेंट्री स्टॉक तो अपने आप में ही हो गया है ना, कि आज पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास इतना स्टॉक है। ठीक है, इनकम, आपकी इनकम जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम की होती है कि यानी कि मैं जो है इतने दिनों में इतना कमाता हूँ, एक पीरियड की बात करता है। फ्लो वेरिएबल जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। कैपिटल, आज मेरे पास इतनी पूंजी है तो आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इनकम यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है ना, और इनकम जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन और आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है बार्टर सिस्टम रेफर्स टू, वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कहता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, यानी कि गुड्स के बदले मनी के बदले गुड्स देना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना। और एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि एक विदेशी मुद्रा के साथ एक्सचेंज करना, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है दोस्तों कि बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु, यानी कि सीसी इकोनॉमी। इसको सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है, सीसी इकोनॉमी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, किसी इकोनॉमी, यानी कि एक वस्तु का कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है ना, ये वस्तु का वस्तु से बदलना, ठीक है ना, विनिमय करना। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी से वहन किया जाता है, उसी से लिया जाता है।
डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है उससे ना लेकर के वो अपना जो करापात है वो दूसरे पर ट्रांसफर कर देता है, यानी कि वो ना दे करके वो किसी तीसरे व्यक्ति से उसके ऊपर कर का जो बर्डन है वो तीसरे व्यक्ति को वहन करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इनकम टैक्स जो है, अब जो वेल्थ टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी आप देखते हैं, जीएसटी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, देखिए एक्साइज ड्यूटी यानी कि जीएसटी। ठीक है ना, तो जीएसटी आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना, जो 1 जुलाई 2017 से जो है इसको लागू किया गया। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष कर जो है आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्साइज ड्यूटी यानी कि जीएसटी। ठीक है ना, चलिए आप यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स राजकोषीय घाटा, ठीक है ना, किसके बराबर होता है। तो आपको पता है कि ये हमारे बजट में आ जाता है, और बजट जब आप पढ़ते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि बजट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम से नहीं बोला गया, उसको बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है। ठीक है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि हमारा बजट। ठीक है ना, तो इस बजट में हम पढ़ते हैं फिजिकल डेफिसिट, जिसमें हम ये देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है ना, उसमें से टोटल रिसीट को घटा देते हैं और उसके बाद उसमें से बोरोइंग को घटा देते हैं। तो जो डेफिसिट बचता है उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, एफडी। ठीक है ना, फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट अदर देन बोरोइंग। ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन और आंसर यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये सारे जितने भी यहाँ पर चार जो डेफिसिट है वो देखने को मिलते हैं वो पढ़ लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट आप पढ़ करके आ गए हैं। यहाँ आप पढ़ते हैं एक रेवेन्यू डेफिसिट, जिसमें आप देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, फिर आप देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट, जिसमें हम देखते हैं कि फिजिकल डेफिसिट यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग में से आप जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं। ठीक है ना, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो आपको मिल जाता है प्राइमरी डेफिसिट। फिर आपका जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें आप देखते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट में से वो चीजें जो कैपिटल जनरेशन का काम कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, कैपिटल जनरेट कर रहा है वो एक्सपेंडिचर जो है, वो एक्सपेंडिचर जो है आप यहाँ से घटा देते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट में से जो कैपिटल जनरेट करने वाला एक्सपेंडिचर है वो भी माइनस कर दें तो आप उसको बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो आप फिजिकल डेफिसिट जो है आप ये देख ही रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग, ये आपका है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है ना, ये चारों डेफिसिट जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग परफेक्ट नॉलेज। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।